एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर CPC 1908। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में बताती हूँ कि लिटिगेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, एडजुडिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट स्टेज ऑफ द लिटिगेशन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिटिगेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन। अब एक बार डिक्री या जजमेंट पास हो जाए बाय द कोर्ट तो ये ऑब्लिगेशन हो जाती है उस पर्सन की जिसके अगेंस्ट जजमेंट या डिक्री पास हुआ है, दैट इज द जजमेंट डेटर, कि वो इफेक्ट में लाए उस डिक्री को एंड एनेबल करे डिक्री होल्डर इज द पर्सन जिसके फेवर में डिक्री आई है, टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, जजमेंट लिटिगेशन 3 स्टेजेस में होता है। थर्ड स्टेज इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में वंस अ डिक्री और जजमेंट इज पास बाय द कोर्ट तो ये ऑब्लिगेशन हो जाती है जजमेंट डेटर की कि वो उसे इफेक्ट में लाए और डिक्री होल्डर को एंजॉय करने को मिल जाए बेनिफिट्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, बाय एग्जीक्यूशन एक जजमेंट डेटर जो होता है उसे कंपेल किया जाता है टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, एग्जीक्यूशन इंप्लाई करता है गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर और जजमेंट टू ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। एग्जीक्यूशन इंप्लाइज गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, व्हेन द डिक्री होल्डर, जब डिक्री होल्डर को एक बार वो चीज़ ग्रांट हो जाती है, द थिंग इज ग्रांटेड टू हिम बाय जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, जो भी उसे ऑर्डर हुई थी, तो द एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी कंप्लीट। Now, meaning, nature and scope. So, execution is not defined under CPC. Execution means implementing or enforcing or giving of effect to the order of judgment, order or a judgment passed by the court of justice. Simple चीज़ है कि implementing, giving effect या enforcing जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया है उसको, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स, एग्जीक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द डिक्री और जजमेंट बाय द कोर्ट, अब इसमें ऑफ द कोर्ट, बाय कंपेलिंग, कैसे, बाय कंपेलिंग द जजमेंट डेटर टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर एंड एनेबल द डिक्री होल्डर टू रिकवर द थिंग ग्रांटेड टू हिम बाय द जजमेंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन, एक्स और वाई के बीच में एक सूट, एक्स फाइल्स अ सूट अगेंस्ट वाई फॉर ₹20,000 एंड एक्स ऑब्टेन्स अ डिक्री अगेंस्ट हिम। एक्स इज द डिक्री होल्डर एंड वाई इज द जजमेंट डेटर। 20,000 इज द जजमेंट डेट अमाउंट। अब यहाँ पे वाई इज बाउंड टू पे 20,000 टू एक्स एज द डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट हिम। सपोज करो कि वाई मना कर देता है कि वो डेक्रेटल अमाउंट पे ही नहीं करेगा टू एक्स, तो एक्स कैसे रिकवर कर सकता है? बाय एग्जीक्यूशन, विच इज अ जुडिशियल प्रोसेस। अब द प्रिंसिपल्स गवर्निंग एग्जीक्यूशन और ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर are given in section 36 to 74 substantive law and order 21 of the court which provides for procedural law. Now, execution of proceedings under CPC, this is wrong. घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार सिन्हा। तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रोविजंस दे रखे हैं कोर्ट के अंदर रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है, एंड स्टेटेड, ऐसा बोला कि यहाँ पे प्रोविजन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के जो प्रोविजंस दे रखे हैं कोड में, उनसे डील किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि देखो, स्टेट किया कि जो कोड है वो कंटेन करता है एलेबोरेट प्रोविजंस विद, जो कि डील करते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस से, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स जब हम बात करते हैं इन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटेबिलिटी ऑफ डिक्री। ठीक है, नाउ द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट कि न्यूमरस प्रोविजंस दिए गए हैं ऑर्डर 21 में जो कि टेक केयर करते हैं कि इफेक्टिव रेमेडी मिल सके जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर या क्लेमेंट ऑब्जेक्टर्स को। इन केसेस अगर प्रोविजंस नॉट केपेबल हैं, कि वो रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इनएडिकेट मिल रहा है, तो वहाँ पे एग्रीव पार्टी क्या कर सकती है? रेगुलर सूट फाइल कर सकती है सिविल कोर्ट में टू फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, नाउ द कोर्ट फर्दर एक्सप्लेन दैट कि जो जुडिशियल क्वालिटी ऑफ रेमेडी होती है ना सीपीसी के अंडर, दैट इज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर, एंड इसी वजह से ये यहाँ पे जो जजेस होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नाउ कोर्ट्स विच कैन एग्जीक्यूट डिक्री, सेक्शन 38 में 2 कोर्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक डिक्री को। पहला द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड सेकंड द कोर्ट विद टू विच इट हैज़ बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना। सेक्शन 38 बात करता है कौन से कोर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिक्री, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड द कोर्ट टू विच इट इज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। सेक्शन 31 बताता है, एस्टैब्लिश करता है स्कोप ऑफ द एक्सप्रेशन कोर्ट विच हैज़ पास्ड अ डिक्री। कौन सा कोर्ट होगा जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, इस एक्सप्रेशंस में कौन कौन से कोर्ट आते हैं, इंक्लूडेड हैं, वो स्कोप ये सेक्शन 37 बताता है। ठीक है, अब क्यों बताता है? पहली चीज़ क्योंकि हम जो डिक्री होल्डर होता है उसको रिकवर करने टू फ्रूट्स ऑफ द डिक्री, उसके इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए द कोर्ट विच हैज़ पास्ड अ डिक्री, इसका स्कोप बताता है, इस एक्सप्रेशन का स्कोप सेक्शन 37 बताता है। नाउ इसके अंदर फॉल करता है 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट। पहला द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, सेकेंड वो अगर एपेलेट डिक्री है तो जिस कोर्ट ने एपेलेट डिक्री पास की है वो। थर्ड, अगर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई द सूट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो होगा द कोर्ट विच हैज़ पास्ड अ डिक्री। एंड फोर्थ केस में होता है कि जहाँ पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है दैट हैज सीज टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री, तो वहाँ पे भी द कोर्ट जिसके पास एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जुरिस्डिक्शन होगा उस सूट का। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन टू द सूट सेक्शन क्लैरिफाइज कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा ना, उसके पास इट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री इवन इफ द केस ऑफ एनी एरिया, ठीक है, जिसके एरिया का वो केस है वो एरिया ही ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द अदर कोर्ट, ठीक है। तो इन सच केसेस द कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है अब उस एरिया का हैज बीन ट्रांसफर्ड टू विल आल्सो हैव द जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री प्रोवाइडेड दैट, उसके पास भी आ जाएगा अब, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री का जो राइट होगा, प्रोवाइडेड दैट द सेट कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई the said suit when the application of execution was made, but वो जो जिस कोर्ट के पास वो जुरिसडिक्शन उस एरिया का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कब कर सकता है? जब उसके पास वो तो है, पावर तो है, पर वो तभी कर सकता है जब उसके पास एप्लीकेशन लगाई जाए फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। यही चीज़ प्रोवाइडेड है इसमें। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन सेक्शन 39 प्रोवाइड करता है कि जब एक डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है टू द कोर्ट फॉर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में एप्लीकेशन लगाता है कि एक काम करो, सेंड कर दो इस डिक्री को फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, तो फिर यहाँ पे द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में डू इट, वो कर सकता है ये चीज़, एप्लीकेशन लगी है तो ट्रांसफ़र करने के लिए वो कर सकता है ट्रांसफ़र, बट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अगर ये फॉलोइंग ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये 4 ग्राउंड्स। पहला कि जो जजमेंट डेटर है वो बिजनेस वहीं पे कैरी आउट करता है उस एरिया में, या फिर रिसाइड करता है वहाँ पे, या फिर उसका ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट, ठीक है। पहला वो वर्क करता है या रिसाइड करता है, वर्क मतलब बिजनेस भी, या फिर पर्सनल वर्क्स फॉर गेन, जिसको जहाँ पे जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट है वहाँ पे ही, ठीक है। तो वो ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट कर भी देगी। सेकंड, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, जो जजमेंट डेटर है जिसे एग्जीक्यूट करवानी है वो डिक्री, ही डज नॉट कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की जुरिसडिक्शन में नहीं आता, बट कम्स इनटू द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट, ठीक है, दूसरे कोर्ट के में आता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। थर्ड इस बोलता है कि अगर जो डिक्री है वो डायरेक्ट करती है डिलीवरी और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट विच पास द सेम, तो भी वो जो जजमेंट डेटर है वो एप्लीकेशन लगा सकता है टू ट्रांसफर द केस टू अदर सच कोर्ट जिसके पास जुरिसडिक्शन आता है टू ट्राई सच कोर्ट, ठीक है, द सूट। देन फोर्थ पॉइंट इज इफ द कोर्ट which has had the decree considers that जो डिक्री है should be executed by another court, कोर्ट खुद ही सोचती है कि ये जो डिक्री है ये एग्जीक्यूट किसी दूसरे कोर्ट से करानी चाहिए, बट इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस कि क्यों वो ये सोचती है इन राइटिंग फॉर डूइंग द सेम। 4 पॉइंट्स क्या पढ़े? पहली चीज़ सेक्शन 13 में बोली कि एप्लीकेशन लगा सकता है डिक्री होल्डर, ठीक है, कि कोर्ट जो सूट है उसे ट्रांसफ़र कर दो उस कोर्ट के पास जिसके पास कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से ट्रांसफ़र कर दो उस कोर्ट के पास जिसके पास जुरिसडिक्शन है ऑफ द सेम, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, 4 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड बताता है कि जजमेंट डेटर वहाँ पे बिजनेस कैरी आउट करता है, रिसाइड करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट, नॉट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। देन सेकंड पॉइंट इज इफ द प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है वो आती ही नहीं है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के जुरिसडिक्शन के अंडर, वो आती ही उस कोर्ट के लोकल लिमिट्स के जुरिसडिक्शन में है ऑफ सच कोर्ट, तो वहाँ पे ट्रांसफर कर दो। थर्ड, जो डिक्री होल्डर है, जो डिक्री है वो डायरेक्ट करती है डिलीवरी या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट विच पास द सेम, ठीक है, आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट जिसने डिक्री पास की है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड लास्टली कोर्ट को खुद को लगता है कि एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को सेंड करना चाहिए, बट इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर डूइंग द सेम। सेक्शन 39 क्लॉज 2 बताता है कि देखो इट स्टेट्स दैट द कोर्ट of the first instance may suo moto send it for execution to any subordinate court of some competent jurisdiction. suo moto भी वो क्या कर सकती है, किसी subordinate court को execution of the decree के लिए send कर सकती है जिसके पास competent jurisdiction हो. This section further states that if the execution of the decree is against a person or property outside the territorial jurisdiction of the court passing the decree, then such court has no power to execute the decree. क्या बोला गया है, ये section further ये बता देता है कि execution of the decree is against the person, अगर है ना execution of a decree is against a person या property जो कि outside territorial jurisdiction है of the court जिसने डिक्री पास की है, तो वहाँ पे the court has no power to execute the decree, ठीक है। किन केसेस में पावर नहीं है एग्जीक्यूट द डिक्री की? जब जो डिक्री है इट इज़ अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट जिसने डिक्री पास की है। एक केस था महादियो
प्रसाद सिंह वर्सेस राम लोचन। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 जो है दे आर नॉट मैंडेटरी बिकॉज द कोर्ट विल हैव डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन होगा, ये पावर है डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर्स कि वो एक्सरसाइज करेगी कि नहीं करेगी जुडिशली, ठीक है। नाउ द डिक्री होल्डर वुड नॉट हैव एनी वेस्टेड और सब्सटैंटिव राइट, यहाँ पे कोई डिक्री होल्डर के पास वेस्टेड या सब्सटैंटिव राइट नहीं होंगे टू गेट द डिक्री ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, ठीक है। Execution of foreign decrees in India. The code lays down the procedure for execution of foreign judgments and decrees in India. Code ये भी बताता है कि कैसे foreign जो judgments और decrees होंगी उन्हें इंडिया में execute किया जाएगा. While enforcing a foreign judgment or decree in India, it should be ensured that the judgment or decree is a conclusive one. पहली चीज़ तो ये mention ये है ना हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, essential है कि जो foreign judgment दिया गया है, ठीक है, वो it is a conclusive one. Given on the merits of the case, second is given on the merits of the case and by the court having competent jurisdiction. और ऐसे कोर्ट ने दिया है जो competent jurisdiction रखता है। तीन चीज़ें क्या देखेंगे हम, पहला कि वो जो जजमेंट है, डिक्री है, वो कंक्लूसिव है, सेकंड मेरिट्स ऑफ द केस को देखते हुए दिए गई है, एंड थर्ड इज कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने ही दी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट क्या होता है एंड फॉरेन डिक्री क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 बताता है सीपीसी का कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है। तो फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट होता है जो एक फॉरेन कोर्ट देती है। सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ सीपीसी का बताता है कि फॉरेन कोर्ट एम्प्लाइज, फॉरेन कोर्ट क्या होती है, तो एक ऐसी कोर्ट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एस्टैब्लिश किया, ना इट इज कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी कोर्ट फॉरेन कोर्ट होती है। अ फॉरेन डिक्री इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 44A। सेक्शन 44A के एक्सप्लेनेशन 2 में फॉरेन डिक्री एक्सप्लेन की गई है, क्या होता है, डिफाइन की गई है। तो डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट जो एंड विच डायरेक्ट्स दैट अ सम ऑफ मनी इज पेएबल। ये एक ऐसी डिक्री या जजमेंट होता है एक ऐसे कोर्ट का जो डायरेक्ट करता है सम ऑफ मनी जो कि पेएबल होगा। हाउएवर सच सम ऑफ मनी शैल नॉट बी अ सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और अदर चार्जेस ऑफ लाइक नेचर और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेनल्टी और फाइन। ये कोई पेनल्टी, फाइन या टैक्सेस या अदर नेचर, ऐसे नेचर के कोई सम पेएबल नहीं होते। सम पेएबल होते हैं बट इट शुड नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रल अवार्ड इवन इफ such an award is enforceable as a decree or a judgment। फॉरेन जजमेंट के केस में ये ध्यान रखना, सेक्शन 44 के एक्सप्लेनेशन 2 में फॉरेन डिक्री डिफाइन कर रखा है। एंड ये फॉरेन डिक्री या जजमेंट क्या होता है, फॉरेन, ये ऐसे कोर्ट का होता है, ये एक फॉरेन कोर्ट का होता है, ठीक है। एंड ये डायरेक्ट करता है सम ऑफ मनी पेएबल, ठीक है, कि कुछ सम ऑफ मनी इज पेएबल, ये चीज़ डायरेक्ट करता है फॉरेन डिक्री, ठीक है। अब ये जो सम ऑफ मनी होगा इट शिल नॉट बी पे, ये क्या नहीं होगा, ये सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और अदर सच चार्जेस नहीं होगा, सेम नेचर के चार्जेस नहीं होगा टैक्सेस जैसे, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेनल्टी और फाइन, ऐसा कुछ नहीं होगा ये, ठीक है। इट शिल नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रल अवार्ड इवन इफ वो जो अवार्ड होगा इज एनफोर्सिबल एज अ डिक्री और जजमेंट, स्टिल इट शिल नॉट इंक्लूड आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। नाउ फॉरेन जजमेंट और डिक्री नीड्स टू बी कंक्लूसिव। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि कंक्लूसिव होनी चाहिए फॉरेन जजमेंट या डिक्री, ठीक है। ये कहाँ, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी लेज डाउन करता है कि टेस्ट ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ अ फॉरेन जजमेंट और डिक्री, क्या ये फॉरेन जजमेंट या डिक्री कंक्लूसिव है, वो टेस्ट कहाँ, सेक्शन 13 में बताया गया है सीपीसी में, विच सेज द फॉरेन जजमेंट वुड बी कंक्लूसिव इन ऑल केसेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, बाकी सब जगह हम मानेंगे कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव है, ठीक है। सेक्शन 13 की बात की है। नाउ व्हेन अ कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन हैज़ नॉट प्रोनाउंस इट, कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं किया है, बहुत ही बेसिक है, तो हम मानेंगे कंक्लूसिव नहीं है। गलत कोर्ट ने दिया है तो वो वॉइड होगा ऑटोमेटिकली, इंडिया में भी होता है तो बाहर भी, हम नहीं उससे वैल्यू करेंगे। कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने नहीं किया है प्रोनाउंस, तो हम क्या मानेंगे, कंक्लूसिव नहीं है इसका डिसीजन। सेकेंड, व्हेन इट इज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, ये भी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि मेरिट्स ऑफ द केस में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। देन थर्ड इज व्हेन इट हैज़ बीन पास्ड, when it has been based on a wrong view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable। सिंपल चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है कि कोई wrong view रखा गया है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है, मतलब गलत तरीके से इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट किया गया है या फिर एक रिफ्यूज़ कर दिया गया है कोई लॉ ऑफ इंडिया को अप्लाई करने से जो कि एप्लीकेबल होता, तो वहाँ पे भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, उसे गलत मान लेंगे। देन नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट कि व्हेन द प्रोसीडिंग्स कैरिड आउट व्हाइल ऑब्टेनिंग द जजमेंट आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कुछ देते हो तो उसे कंक्लूसिव जजमेंट नहीं मानेंगे फॉरेन डिक्री और ऑर्डर को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट कि
व्हेन सच जजमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया हो, ये सब बेसिक्स है, हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है, कोई ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट है, या फिर कोई इंडिया का लॉ एप्लीकेबल था उसे नहीं लगाया गया, या मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं है, या फिर गलत कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने नहीं दिया, तो वहाँ पे हम कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं मानेंगे। ये है 6 पॉइंट भी वही बोलता है कि इट सस्टेन्स अ क्लेम दैट इट हैड बीन बेस्ड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, लॉ इंडिया का कोई लॉ है उसका ब्रीच करते हुए ये जजमेंट या फॉरेन डिक्री है, तो ये हम नहीं मानेंगे, कंक्लूसिव नहीं है। ये 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। क्या है, वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने नहीं दिया है, सेकंड मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं दिया गया है, थर्ड इंडिया का कोई लॉ एप्लीकेबल था पर उसे अप्लाई नहीं किया गया, कोई रॉन्ग व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया गया है, तो फोर्थ पॉइंट की जो जजमेंट है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, फिफ्थ पॉइंट फ्रॉड पे है, ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन बाय फ्रॉड, एंड लास्ट पॉइंट 6th पॉइंट बोलता है कि ये इसके ऊपर एक क्लेम है कि ये ब्रीच ऑफ एनी लॉ करा गया है इसके अंदर इन्फोर्स, जो कि ऐसा लॉ इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ठीक है। तो 10 अ फॉरेन जजमेंट और डिक्री शैल पास 7 टेस्ट, ये 7 टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट होते हैं which are mentioned above, otherwise such foreign judgment or decree cannot be enforced in India as such judgment or decree will not be regarded as conclusive। देखो, अगर इन 7 टेस्टों को पास नहीं करता है कोई, तो फिर उसे कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, और कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा तो वो टेस्ट फेल कर जाता है, उसे अप्लाई भी नहीं किया जाएगा। इट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड इन इंडिया ऐसा जजमेंट या डिक्री, ठीक है। नाउ मोड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन जजमेंट और डिक्री, 2 वेज होते हैं जिसमें एक डिक्री और फॉरेन जजमेंट को, फॉरेन डिक्री और फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स किया जाता है इन इंडिया एज फॉलोज, ठीक है। क्या 2 होते हैं, मोड होते हैं वो, पहला वे कि वेयर द डिक्री और जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द कोर्ट इन अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, जहाँ पे देखो पहला पॉइंट हो गया रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, ठीक है, वो भी एक मोड ऑफ एनफोर्समेंट हो सकता है फॉरेन जजमेंट या डिक्री का, एंड सेकेंड हो सकता है where decree or judgment has been given by court in non-reciprocating territory। 2 कंडीशंस हो सकती हैं, देखो मोड ऑफ एनफोर्समेंट की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, पहला रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में के कोर्ट ने दिया है, दूसरा गिवन बाय अ कोर्ट इन अ नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अभी क्या होता है हम इसे पढ़ लेते हैं। सेक्शन 44 CPC बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्री ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। CPC सेक्शन 44A इसमें बताया गया है, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू इट दैट सुपीरियर कोर्ट, अ डिक्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी शैल बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, ठीक है। कोई भी रेसिप्रोकेटिंग की टेरिटरी का सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, उसका कोई भी डिक्री अगर आता है तो वो इंडिया में एग्जीक्यूट होगा एज दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास हुआ है वैसे ही उसको एग्जीक्यूशन होगा। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होता है, इट सिग्निफाइज दैट एनी टेरिटरी और कंट्री आउटसाइड इंडिया विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड टू बी अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होता है कि ऐसी टेरिटरी या ऐसी कंट्री आउटसाइड इंडिया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, ऑफिशियल गजट में ऐसा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट्स क्या होता है, with reference to any reciprocating territory means such courts that would be specified इन दी said notifications। देखो एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन होती है और उसकी सुपीरियर कोर्ट्स कौन होती हैं, तो जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज में है वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज मानी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड देम, ठीक है। वो टेरिटरीज जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, ऐसी कोई भी टेरिटरी हो सकती है और कंट्री जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। देन और सुपीरियर कोर्ट्स क्या होते हैं, तो विथ रेफरेंस टू रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मींस वो कोर्ट्स जिनको स्पेसिफाई कर रखा है नोटिफिकेशन में कि वो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर अ जजमेंट व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कैन बी एनफोर्स्ड इन इंडिया एज एन इंडियन डिक्री बाय फाइलिंग एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में कोई अगर डिक्री पास की है किसी सुपीरियर कोर्ट ने तो उसे एग्जीक्यूशन मिल जाएगा इंडिया में, उसका एप्लीकेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। A certified copy of the decree of any superior court of a reciprocating territory should be filed in the district court। एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना है आपको, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की सुपीरियर कोर्ट की कोई डिक्री है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन के साथ फाइल करनी है, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी। उस डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी आपको क्या करनी है, फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वंस इट इज डन, जो डिक्री होगी इट शैल बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट हैज बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजंस गवर्निंग एग्जीक्यूशन which are laid down in order 21 of CPC will be all applicable to the decree,
ठीक है, सिंपल चीज़ है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है तो उसे इंडिया में एग्जीक्यूशन मिलेगा उसी तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजंस को के डिक्री को मिलता है, बशर्ते आपको क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी जो है उस डिक्री की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करनी है एंड फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे अप्लाई एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, उन सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके ऊपर जो ऑर्डर 21 में सीपीसी में ले डाउन किए गए हैं। ठीक है, वाइल फाइलिंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे होते हो, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शेल बी फाइल्ड, वहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शेल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट stating the extent to which the decree has been satisfied or adjusted। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें क्या क्या लगाओगे आप उस एप्लीकेशन में। ठीक है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में आप लगाओगे ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री, ठीक है, वो फाइल की जाएगी, है ना। उसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा सुपीरियर कोर्ट का जिसमें स्टेटेड होगा कि किस एक्सटेंट तक ये डिक्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड और एडजस्टेड। ठीक है, नाउ सेकेंड हम की वे पढ़ेंगे ऑफ एग्जीक्यूशन, वो ये होगा कि एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ डिक्रीज फ्रॉम नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। रेसिप्रोकेटिंग में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह एज इट इज हो जाएगा सब, आप एप्लीकेशन लगाओ सर्टिफाइड कॉपी के साथ ऑफ द डिक्री एंड ऑल्सो द सर्टिफिकेट जो कि सुपीरियर कोर्ट देगा आपको। ठीक है, टू द एक्सटेंट कि किस एक्सटेंट तक वो डिक्री हैज़ बीन एडजस्टेड और सेटिस्फाइड। नाउ नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के केस में क्या होगा, इन दिस केस वेयर अ जजमेंट और डिक्री हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ठीक है, जहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के कोर्ट या जजमेंट कोर्ट ने जजमेंट या डिक्री प्रोनाउंस नहीं किए, वो नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हो गया। ठीक है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन अ फ्रेश सूट on that foreign judgment is filed in the court of India which has competent jurisdiction to entertain the same। क्या बोला गया है, इस केस में एग्जीक्यूशन तभी होगा जब एक फ्रेश सूट on that foreign judgment is filed in the court of India which has competent jurisdiction to entertain the same। एक फ्रेश सूट आप फाइल करोगे कोर्ट ऑफ इंडिया में जिसके पास competent jurisdiction होगा to entertain the same। ठीक है, तभी आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो उस फॉरेन जजमेंट का। नाउ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन मैरीटाइम जियोटेक्निक्स LLC वर्सेस कोस्टल मैराइन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये केस था जिसमें हेल्ड किया, इट वाज ऑब्जर्व्ड कि व्हेन अ डिक्री हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ अ नॉन रेसिप्रोकेटिंग फॉरेन टेरिटरी, तो वहाँ पे इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस एक फ्रेश सूट जो होगा वो फाइल किया जाएगा बाय द डिक्री होल्डर ऑन द फॉरेन डिक्री और ऑन द ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन और बोथ। या तो आप फॉरेन डिक्री के लिए डिक्री होल्डर जो होगा वो एक फ्रेश सूट फाइल करेगा कि उसका एग्जीक्यूशन हो, या फिर ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन होगा उसके ऊपर फाइल होगा फिर ऑर्डर आएगा, या दोनों। ठीक है, तो द सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और डिक्री। डेट ऑफ जजमेंट और डिक्री के 3 साल के अंदर आपको वो फ्रेश सूट फाइल करना है। द पर्सन सीकिंग द एग्जीक्यूशन शैल शो हाउ द फॉरेन डिक्री पासिस द टेस्ट ऑफ सेक्शन 13। और वो जो पर्सन होगा जो वो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, सूट फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर रहा होगा, उसे ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे ये सेक्शन 13 के अंदर जो टेस्ट है उन्हें पास करता है ये डिक्री, फॉरेन डिक्री। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, इसने इसी केस में कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 13 ऑफ द कोड जो है वो प्रोवाइड करता है सब्सटैंटिव लॉ, एंड जो सेक्शन 44A है ऑफ द कोड वो एनेबल करता है प्रोविजंस, मतलब उसके अंदर एनेबलिंग प्रोविजंस हैं, एंड इट enables a decree holder to put a decree obtained from a court of a reciprocating territory into execution। Section 13 clearly express करता है वो principles of private international law that a court will not enforce a foreign judgment of a competent court। एक्सिक्यूशन ऑफ इंडियन डिक्रीज इन अ फॉरेन टेरिटरी, सेक्शन 45 बताता है इसके बारे में कि इंडियन डिक्री क्या फॉरेन कंट्री में एग्जीक्यूट होगी, क्या एक्सटेंट है उसका। तो सेक्शन 45 ऑफ द कोर्ट रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडियन डिक्रीज जो है उनकी आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या एप्लीकेशन रहेगी, एग्जीक्यूशन कैसे रहेगी। तो इट स्टेट्स दैट द कोर्ट हैज़ द पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू द कोर्ट आउटसाइड इंडिया। कोर्ट के पास पावर है कि वो आउटसाइड इंडिया सेंड कर सकता है डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए, विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। एक ऐसी डिक्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर एस्टैब्लिश की गई है उसको कोर्ट बाहर भेज सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, उस डिक्री को। नाउ इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द स्टेट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ने ऑफिशियल इन गजेट में नोटिफाई कर कि जो सेट सेक्शन है दैट कैन अप्लाई टू सच कोर्ट। ये सेट सेक्शन 45 जो है वो अप्लाई करता है कोर्ट को, कोर्ट के ऊपर, एंड अ प्लेन रीडिंग ऑफ द अफोसेड प्रोविजन यील्ड्स द फॉलोइंग फीचर्स। आप जब प्लेन रीडिंग भी करते हो, ठीक है, इस प्रोविजन की, तो आप ये फॉलोइंग फीचर्स निकाल सकते हो इसमें से। पहला कि द डिक्री विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड शुड बी
ऑफ एन इंडियन कोर्ट, पहली चीज़ इंडियन कोर्ट की डिक्री होनी चाहिए एंड इट शुड बी sent for execution in foreign territory, sorry. Then second point is the central government should have established the transferee court in such foreign territory. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एस्टैब्लिश किया जाना होना चाहिए कोई ट्रांसफरी कोर्ट इन सच फॉरेन टेरिटरी. एंड थर्ड पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव declared in by official by notification the official gazette that the section applies to such said foreign court. सेक्शन 45 अप्लाई करना चाहिए उस कोर्ट पे. दूसरी चीज़, जिस फॉरेन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करना चाहती है वहाँ पे एक ट्रांसफरी कोर्ट होना भी चाहिए. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो डिक्री है वो जो भी एग्जीक्यूट करानी है इंडियन कोर्ट को बाहर, पहली चीज़ एक डिक्री होनी चाहिए जिसे इंडियन कोर्ट को बाहर एग्जीक्यूट कराना है. दूसरा, जहाँ जिस फॉरेन टेरिटरी में एग्जीक्यूट कराना है वहाँ पे एक ट्रांसफरी कोर्ट होना चाहिए. एंड थर्ड एंड लास्टली कि ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन डालकर डिक्लेयर कर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बोलेगी कि ये सेक्शन अप्लाई करता है उस फॉरेन कोर्ट पे. ठीक है, मतलब पहले ही बोल दिया होना चाहिए कि इस फॉरेन कोर्ट पे ये अप्लाई करता था. ठीक है, बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गज़ेट. नाउ द प्रोविजन देयरफॉर प्रेस्क्राइब्स द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंडियन डिग्री आउटसाइड द कंट्री. तो ये प्री रिक्विजिट कंडीशंस है, ये पहले से फुलफिल होने चाहिए तभी आप इंडियन डिग्री को बाहर एग्जीक्यूट करवा सकते हो. देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ द अफोरसेड कंडीशंस इन सेक्शन 45 इंडियन कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं होता टू सेंड इट्स डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अ कोर्ट जो कि सिचुएटेड नहीं है इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री एट मोर देन वन प्लेस. तो देयर इज नो प्रोविजन ऑन द कोर्ट जो प्रिवेंट करता है एक डिग्री होल्डर को फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री साइमल्टेनियसली एट मोर देन वन प्लेसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ जजमेंट डेटा. सिंपल चीज़ है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इस कोर्ट में जो प्रिवेंट करता है किसी डिग्री होल्डर को कि वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता साइमल्टेनियसली एक जगह, मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे द प्रॉपर्टी ऑफ द कोई एग्जीक्यूशन की डिग्री अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटा. ठीक है. अब प्रेमलता अग्रवाल वर्सेस लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता एंड अदर्स, ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इज नो मोर देन वन प्लेस. ठीक है, इन मोर देन वन प्लेस इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है, बट यहाँ पे पावर शेल बी यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर. ये जो पावर है इसे रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज़ किया जाएगा इन एक्सेप्शनल केसेस बाय इम्पोजिंग प्रॉपर टर्म्स सो दैट जो जजमेंट डेटर्स होगा उसको कोई हार्डशिप ना हो. बिकॉज सेवरल एग्जीक्यूशंस क्या होगा, अब सेवरल एग्जीक्यूशंस अलाउड हैं एट द सेम टाइम, तो उसके ऊपर कुछ ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है और कुछ रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होता है ताकि जो जजमेंट डेटर है वो कोई हार्डशिप फेस ना करे. देयरफॉर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर नॉट विदाउट जुरिसडिक्शन और इलीगल. ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन जो होगा प्रोसीडिंग्स होंगी वो इलीगल नहीं है और विदाउट जुरिसडिक्शन भी नहीं है. ठीक है. मोरओवर एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कोर्ट साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज परमिसिव इन नेचर. वो परमिसिव मतलब परमिटेड है इन नेचर एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ईदर बाय अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और बाय द कोर्ट टू विच इट हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन. सिंपल चीज़. ठीक है, अलाउड है, परमिसिव है एंड दो कोर्ट्स करवा सकती है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस या फिर वो कोर्ट जिसको सेंड किया है फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, तो सेक्शन 51 से 54 ऑफ द कोड बताता है प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा अगर एग्जीक्यूशन करवाना है तो. ठीक है. सेक्शन 51 बताता है कि द सेक्शन स्टेट्स द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री. ठीक है. सेक्शन 51 वो पावर बताता है कि सेक्शन के ये सेक्शन स्टेट करता है जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जीक्यूट अ डिग्री. एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री कैन ईदर बी ओरल और रिटन. आप डिग्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दोगे, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है. द कोर्ट में एग्जीक्यूट द डिग्री एज पर द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रेड बाय द डिग्री होल्डर और एज द कोर्ट डेम्स फिट. अब कोर्ट क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट करवा सकती है डिग्री को. किस मोड में करवा सकती है, या तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो कि प्रेड है बाय द डिग्री होल्डर या फिर जो भी कोर्ट को ठीक लगे. ठीक है. अब मोड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिग्री क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स. पहला, बाय डिलीवरी ऑफ द एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली डिक्री जिसके बेस में स्पेसिफिकली जो भी प्रॉपर्टी जिसके बेसिस जिसके ऊपर स्पेसिफिकली डिक्री आई है वो उसको उस प्रॉपर्टी को डिलीवरी करवा के. ठीक है, उस प्रॉपर्टी की इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी डिलीवरी करवा कर मोड आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो डिग्री. देन सेकंड, बाय सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विद और विदाउट द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट देन इट हैज़ पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी. देखो, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी करवा सकती है. ठीक है, विद और विदाउट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर वो जुरिसडिक्शन में फॉल करती है वो प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट तो फिर वो अटैच भी करवा सकती है. देन थर्ड पॉइंट इज बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन. हाउएवर ये जो मोड है इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि जजमेंट डेटर को भी आप एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे इन द फॉर्म कि वो शो कॉज कर सके एज टू वाई
ही शुड नॉट बी इम्प्रिजन। ठीक है, तो अरेस्ट एक राइट तो मिलता है आपको, अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन वहाँ पे आप जजमेंट डेटर को एक राइट भी दो, के पास भी एक राइट है कि आप उसको पहले तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो शो कॉज नोटिस दे सके कि एज टू वाई उसको इम्प्रिजन नहीं किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एग्जीक्यूशन बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर। आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, वैसे वो एग्जीक्यूट करवा देगा। देन लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कि इफ एनी अदर मोड अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड इन द क्लॉज A to C needs to be used in the execution of a decree, then clause E comes into play। अगर A से लेके C तक कोई पॉइंट नहीं आया है तो फिर क्लॉज E जो है वो प्ले करेगा कि कोई अदर मोड कोई दूसरे तरीके से जो इनमें मेंशन नहीं है अगर एग्जीक्यूशन करवाना है तो फिर ई पॉइंट ले लेंगे, हम ई क्लॉज ले लेंगे। ठीक है, सेक्शन 52 बताता है दैट सेक्शन, ये जो सेक्शन है दिस डील्स विद द केसेस जहाँ पे डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर। ठीक है, जजमेंट डेटर डिसीज्ड है, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, तो सो लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड रिमेन्स इन द हैंड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या करना है, अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में वो डिक्री है, सॉरी वो प्रॉपर्टी है, तब तक वो डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकती है, तब तक वो डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इफ इट इज़ इन द पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। क्या बोला कि इफ इट इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, एंड अगर मन जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर से पैसे निकालने हैं तो उस केस में, एंड इफ द डिक्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द पार्टी ऑफ द एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, किसी पार्टी के सेक्शन 52 को वापस से देखते हैं शॉर्ट में, वो यही बोलता है कि सेक्शन 52 बताता है डील्स विद द केसेस जहाँ पे एक डिक्री पास हो गई है अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, क्योंकि जजमेंट डेटर इज डिसीज, तो एज लॉन्ग एज वो जो डिसीज्ड है, so as long as the property of the deceased, sorry, it remains in the hands of legal representative, तो वो डिक्री कैन बी executed against the property। ठीक है, if it is for the payment of the, अब वो डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में है डिसीज्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ़ अगर वो जो डिक्री है इट टॉक्स अबाउट द पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, एंड इफ़ या तो मनी निकालना है आपको प्रॉपर्टी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, एंड इफ़ द डिक्री हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द पार्टी, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, यहाँ पे पार्टी ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में डिक्री एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। इन सच सिचुएशन वेयर द प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, यहाँ पे प्रॉपर्टी उन केसेस में जहाँ पे जजमेंट डेटर के पोजेशन में है प्रॉपर्टी। ठीक है, इट केम्स इन द हैंड्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में आ गई, एंड इट हैज़ नॉट बीन ड्यूली अप्लाइड बाय हिम। ठीक है, तो वहाँ पे द कोर्ट विल एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अगेंस्ट हिम एज इफ द डिक्री वॉज टू द एक्सटेंट पास्ड अगेंस्ट हिम पर्सनली। ठीक है, देखो ये सेकंड पैरा सिंपल इतना सा बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है इज़ इन दी पोजेशन, वो है ना पोजेशन में आ गई है इन दी हैंड्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एंड इट इज़ नॉट बीन ड्यूली अप्लाइड बाय हिम, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, एनफोर्स करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, ऐसे जैसे कि जो डिक्री वो पास हुई है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ही पर्सनली पास की गई है। ठीक है, सेक्शन 53 बताता है दिस सेक्शन स्टेट्स कि जहाँ पे प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ अ डिसीज्ड एंसेस्टर, किसी डिसीज्ड एंसेस्टर के डेट के पेमेंट की बात कर रहा है और प्रॉपर्टी उसके लिए लाइबल है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो हैंड्स में है किसी सन या डिसेंडेंट के, देन प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी ऑफ द डिसीज्ड, वहाँ पे कोर्ट के सामने नज़रों में वो प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी द टू बिलोंग द डिसीज्ड विच हैज़ हिम एज इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसका जो सन और डिसेंडेंट होगा उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, केम इन टू द हैंड्स ऑफ द सन और अदर डिसेंडेंट्स। ठीक है, सिंपल चीज़ है कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है जिसने कोई डेट लिया था, अब उसकी रिकवरी के लिए एग्जीक्यूशन डिक्री पास हुई है और अब वो मरा हुआ व्यक्ति तो चला गया, अब उसके सन या डिसेंडेंट्स हैं उनके पोजीशन में है, तो यहाँ पे उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहीं कंसीडर कर लिया जाएगा कोर्ट के थ्रू और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगा। ठीक है, सेक्शन 54 बताता है व्हेन अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड फॉर पार्टीशन और फॉर अ सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर। ठीक है, यहाँ पे डिक्री पास हुई है पार्टीशन के लिए या कोई सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करने के लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए। ठीक है, कोई अनडिवाइडेड एस्टेट, ठीक है, अनडिवाइडेड एस्टेट के शेयर के पोजेशन को लेकर। ठीक है, सिंपल चीज़ पढ़ो, इसको वापस पढ़ते हैं। व्हेन अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, ठीक है, डिक्री पास हुई है फॉर पार्टीशन, या तो पार्टीशन के लिए या सेपरेट पोजीशन ऑफ एन शेयर। ठीक है, आप डिवाइड करवा रहे हो कोई अनडिवाइडेड एस्टेट को, सेपरेट पोजीशन ऑफ अ शेयर ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट। ठीक है, इन दोनों में से किसी चीज़ का है फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट,
तो यहाँ पे दिस सेक्शन कम्स इनटू प्ले, दिस द पार्टीशन ऑफ द स्टेट और शेयर नीड द पार्टीशन ऑफ द स्टेट और शेयर नीड्स टू बी मेड बाय द कलेक्टर। यहाँ पे कौन करेगा पार्टीशन, कौन करेगा स्टेट के शेयर, स्टेट को या शेयर को, जो भी पार्टीशन होगा स्टेट या शेयर्स का, तो वो कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। बट अगर कलेक्टर डिनाइज मेकिंग द पार्टीशन ऑफ द रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट कैन ऑल्सो डू। पहले राइट तो कलेक्टर के पास आएगा, पर कलेक्टर डिनाई कर देता है कि वो पार्टीशन नहीं करेगा ऑफ द रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट कैन डू इट। टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, द प्लेंटिफ आस्किंग द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉट डीम्ड एज एन एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, इस सेक्शन के प्रोविजन, मतलब इस प्रोविजन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये प्लेंटिफ आस्किंग फॉर द डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉट डीम्ड। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू को ना आस्क करे, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, नॉट डीम्ड टू बी एन एसेंशियल कंडीशन। पावर ऑफ द ट्रांसफरर कोर्ट, क्या पावर्स होती है ट्रांसफरर कोर्ट के पास। वन ऑफ द कोर्ट, वंस अ कोर्ट विच हैज़ पास द डिक्री, ठीक है, एक बार एक कोर्ट ने डिक्री पास कर दी या ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, एंड पास करी एक डिग्री एंड ट्रांसफ़र कर दिया टू अनदर कोर्ट जिसके पास कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन था, ठीक है, इट वुड सीज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द डिग्री। अब आपने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो अब आपके पास यू डोंट हैव एनी मोर पावर, योर पावर हैज़, अब आपके पास जो भी पावर थी, जो जुरिस्डिक्शन था, दैट हैज सीज टू एग्जिस्ट एंड इट कैन नॉट एग्जीक्यूट द डिग्री। अब आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एक बार ट्रांसफ़र करने के बाद, देन ओनली द ट्रांसफरी कोर्ट कैन एंटरटेन द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। सिंपल, एक बार ट्रांसफ़र कर दी तो ट्रांसफ़र जिसको कर दी उसी के पास पावर है, आपके पास सीज हो जाएगी, ठीक है, अब आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते उसको। पावर ऑफ द ट्रांसफरी कोर्ट क्या है, ऑर्डर 21 रूल इट बताता है कि कोर्ट का कि इफ अ डिक्री अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 हैज़ बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंड कर दिया एक डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए, तो इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ईदर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू विच इट वाज सेंट बाय द सबऑर्डिनेट, ठीक है, या तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिसको ट्रांसफ़र कर दिया वो करेगा, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा विद द कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, टू विच द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेफर इट, या तो डिस्ट्रिक्ट, आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफर करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद कर सकती है, आप किसी सबऑर्डिनेट कंपीटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो कर दें, ठीक है। सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 8 बताता है ट्रांसफरी कोर्ट की क्या पावर होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 42 जो बताता है इट प्रोवाइड्स विद द पावर्स ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट, जहाँ पे एंड स्टेट्स की जो कोर्ट होता है विच कोर्ट टू विच अ डिक्री हैज़ बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल हैव द सेम पावर्स in execution of such decrees as if it has passed the decree itself। सिंपल चीज़ है, ट्रांसफ़र करने के बाद उस कोर्ट के पास वही पावर आ जाएगी जो आपके पास थी। अब है ना, यही डीम किया जाएगा कि इस कोर्ट के पास वो सारी पावर्स हैं एज इफ इसने ही डिक्री पास की है, वो ऐसे ही एग्जीक्यूशन के लिए सारी पावर्स रखता है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश द पर्सन्स हु कॉज ऑब्स्ट्रक्शंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड पावर, पहली पावर क्या है उसके पास कि वो जो भी पर्सन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर रहे हैं उन्हें पनिश कर सकता है, ये पावर है ट्रांसफरी कोर्ट के पास। एंड द पावर शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट एज इफ द डिक्री वाज पास्ड बाय इट, और ये ऐसी एक्सरसाइज करेगी कि उसने डिक्री पास की थी, अब तुम होने नहीं दे रहे उसका जो एग्जीक्यूशन, तो अब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, उन पर्सन को मिलेगी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग सच पावर्स टू द ट्रांसफरी कोर्ट इज टू इंश्योर, ये क्यों पावर दी गई है ट्रांसफरी कोर्ट को, ताकि हम इंश्योर किया कर जा सके जो जजमेंट डेटर है वो पे करे मनी को एंड और गिव्स सच अदर थिंग टू द डिक्री होल्डर एज वुड बी डायरेक्टेड बाय द डिक्री, जो भी डिक्री में प्रोवाइडेड है उसको फेयरली एग्जीक्यूट हो सके, तो फेयर एग्जीक्यूशन के लिए ये पावर दी गई है कि जजमेंट डेटर पूरा मनी पे करे या फिर जो भी डिक्री होल्डर को बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसे प्रोवाइड करे, ठीक है। नाउ द कोर्ट विल हैव द फॉलोइंग पावर्स, नेमली सेक्शन 39 बताता है डिक्री डिक्री के एग्जीक्यूशन कराने के लिए टू अदर कोर्ट, ठीक है। पहला पावर क्या है सेक्शन 39 जो प्रोवाइड करता है कि आप एग्जीक्यूशन के लिए जो डिक्री है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेंड कर सकते हो डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, सेक्शन 39 बताता है। नेक्स्ट इज टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर क्या बताया, अगर डिसीज्ड जजमेंट डेटर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप सेंड उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन करवा सकते हो, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री करवा सकते हो, ठीक है। टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री, ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हो अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री। हाउएवर द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन विल नॉट जस्ट हैव द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। देखो, ट्रांसफ़र होने के बाद डिक्री जो ट्रांसफरी कोर्ट होगा उसके पास ये पावर तो होगी कि वो एग्जीक्यूशन करा सकता है, बट ऑल्सो वो पावर होगी टू लीव टू एग्जीक्यूट अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ फर्म अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर टू इन ऑर्डर 21 रूल 50। और दूसरी पावर क्या बोली गई है कि उसके पास ये भी हो एक पावर तो ये है कि वो
जो एग्जीक्यूशन करा सकता है, ठीक है, एंड द पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट अ डिग्री passed against a firm, against any person or any other the person other than referred to in order 21 rule 50. ठीक है, ये दो पावर्स होती हैं. पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास क्या पावर्स होती हैं? तो दिस सेक्शन states the jurisdiction and power of the court executing a decree. An application for execution of a decree can either be oral or written, ये हमने पढ़ लिया था. The court may execute decree as per the mode of implementation prayed by the decree holder. ठीक है, कोर्ट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा डिक्री को उस मोड में जो भी डिक्री होल्डर ने प्रे किया है इन द कोर्ट एज इट डीम्स फिट. ठीक है, या तो डिक्री होल्डर ने जो प्रे किया है उस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा या फिर जो भी कोर्ट को ठीक लगता है. नाउ मोड्स क्या हो सकते हैं? मोड्स हो सकते हैं एग्जीक्यूटिंग अ प्रॉपर्टी के बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, बाय सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, सेल कर सकते हो आप प्रॉपर्टी को विदाउट अटैचमेंट. अटैचमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अटैचमेंट उस केस में नहीं हो सकता जहाँ पे प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन के बाहर है. ठीक है, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन आप अगर अरेस्ट करते हो तो जजमेंट लेटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू शो कॉज अ नोटिस कि क्यों से इम्प्रिजन नहीं किया जाना चाहिए. देन नेक्स्ट इज एक्सिक्यूशन ऑफ अपॉइंटिंग अ रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट करके, ये हमने पढ़ ही लिए थे सारे पॉइंट्स. एंड लास्टली अगर ए टू सी किसी क्लॉज में फॉल नहीं करता है तो एनी अदर मोड में वो एग्जीक्यूट करवा सकता है जो कि क्लॉज ई में फॉल करेगा. ठीक है, क्लॉज ई कम्स इनटू प्ले. कंक्लूजन में आप यही बताओगे कि इट क्लियरली अपेयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन कि जो एग्जीक्यूशन मीन्स इम्प्लीमेंटिंग और एनफोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर और जजमेंट पास बाय अ कोर्ट. यहाँ पे प्रोविजंस ले डाउन किया ऑर्डर 21 में जो कवर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस एंड प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज कि इफेक्टिव रेमेडीज मिल जाए जजमेंट डेटर, क्लेमेंट, ऑब्जेक्टर्स को एंड थर्ड पार्टीज अपार्ट फ्रॉम द डिक्री होल्डर. एंड कोर्ट जो है वो टेक केयर करता है कि वेरियस जजमेंट डेटर्स जो हैं उनके भी राइट्स हैं और उनको राइट्स मिले. ठीक है, वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बताए गए हैं ऑफ अ डिक्री एंड प्रोवाइडेड अंडर ऑफ द कोर्ट. एंड इसके अंदर कुछ वेज भी बताया है कि डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगी: अरेस्ट, डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेल, पार्टीशन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड पेमेंट ऑफ मनी एक्सेट्रा. दस द प्रोविजंस आर रेंडर्ड इफेक्टिव एंड केपेबल ऑफ गिविंग रिलीफ टू एन एग्रीव्ड पार्टी.